सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इटली का एकीकरण विश्व की एक ऐतिहासिक घटना है। हमने देखा कि इटली में बहुत सारी विविधताएं थी, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन विविध बाधाओं को पार करते हुए इटली एक राष्ट्र राज्य के रूप में उभरकर इस पृथ्वी के भूखंड पर स्थापित हुआ, एक देश बना, राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण हुआ। मैजेरी ने जो आदर्श प्रस्तुत किया उसको वास्तविक रूप दिया गैरिबाल्डी और काबूर ने, विक्टर इमैनुएल ने। काबूर का एक बड़ा योगदान रहा इटली के एकीकरण में, कैमिलो डी काबूर। काबूर की अगर हम बात करें तो एक महान व्यक्ति था काबूर, ठीक है। 1810 में इसका ट्यूरिन सार्डिनिया में जन्म हुआ और सामान्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने सैनिक शिक्षा ग्रहण की और सेना की नौकरी की। सेना में उसने इंजीनियर की नौकरी की और सामान्यतः वह उदारवादी विचारों का व्यक्ति था, यथार्थ और व्यवहारिक राजनीति में विश्वास रखता था। जब उसने इंग्लैंड की यात्रा की तो उसने संसदीय व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया। वह राजतंत्र का समर्थक था और वह ये भी जानता था कि इटली का एकीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण की या विदेशी सहयोग के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है। अतः उसने इटली के एकीकरण में अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और विश्व के जो प्रमुख देश थे यूरोप के, उन देशों के सहयोग से उसने इटली के एकीकरण को सफल बनाया। काबूर ये भी जानता था कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य के नेतृत्व में सेवाई राजवंश के अंतर्गत ही हो सकता है। अतः उसने अपनी योजनाओं को इस प्रकार से क्रियान्वित किया कि इटली का एकीकरण संभव हो सके। सार्डिनिया के सम्राट विक्टर इमैनुएल ने जब कैमिलो डी काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन किए, या यूँ कहें कि सुधार किए। उसके सुधारों से ही एकीकरण की शुरुआत होती है इटली में। उसने सबसे पहले जो कृषि बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाया, इससे किसानों की स्थिति ठीक हुई और राजस्व में वृद्धि हुई। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई उसने विभिन्न राज्यों के साथ, पड़ोसी जो राज्य थे उनके साथ जो सीमा शुल्क लगते हैं उन शुल्कों को समाप्त करके व्यापार वाणिज्य का विकास किया और पड़ोसी राज्यों के साथ जो संधियाँ की, इस संधियों से उसको बहुत अधिक लाभ हुआ। उसने यातायात के साधनों का विकास किया, साथ ही उसने लोगों के आवाजाही पर भी प्रतिबंध हटा दिया। इससे लोगों का विचारों का आदान प्रदान आसानी से हुआ और लोग एक दूसरे के नज़दीक आए और एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए। उसने चर्च पर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि चर्च पर सामान्यतः उसका ज़्यादा प्रभाव था इटली के अंदर, और रोम चर्च कैथोलिक जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका प्रमुख केंद्र रहा है। फिर उसने सैन्य शक्ति को बढ़ाया और उसके लिए उसने सेना में सुधार किए और सीमावर्ती जो राज्य थे या क्षेत्र थे वहाँ पर सेना रखना प्रारंभ किया, किलेबंदी की, और साथ ही उसने बैंकों और सहकारी समितियों की भी स्थापना की। इससे ये हुआ कि उसको एक आर्थिक पक्ष मिला, आधार मिला, और जिसकी शुरुआत नेपोलियन ने की, जिससे लोग आर्थिक रूप से एकीकृत हुए
और आर्थिक रूप से एकीकृत होने के बाद ही आगे राजनीतिक एकीकरण को बल मिला। फिर इटली के एकीकरण की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा योगदान काबूल का ही है। कहा जाता है कि अगर इटली में काबूल नहीं होता, ठीक है, तो मैजीनी का जो आदर्शवादी जो सिद्धांत था और गैरिबाल्डी की जो वीरता थी, शक्ति थी, वह निरर्थक हो जाती। काबूल बहुत सूझबूझ वाला कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का जानकार था, उदारवादी विचारक था और वह ये भी मानता था कि विदेशी सहायता के बिना इटली का एकीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इटली का एकीकरण अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से ही हो सकता है। अतः उसने इटली का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। काबूल गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र का समर्थक था और वह ये भी जानता था कि राजतंत्र के अधीन ही इटली का एकीकरण हो सकता है। अतः उसने काबूल ने 3 कार्य महत्वपूर्ण किए। सबसे पहले कि जो उसका विचार था कि इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमॉन्ट के नेतृत्व में होगा, अतः उसने उसे शक्तिशाली बनाया और सेवाई राजवंश विक्टर इमैनुअल का समर्थन प्राप्त किया। दूसरा है कि उसे ये पता था कि जिस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे अधिक बाधा है, तो वैसे ही इटली के एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया सर्व प्रमुख बाधा है। तीसरा, वह मानता था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो विदेशी सहयोग के बिना हम ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वह शक्तिशाली है। अतः उसने इस प्रकार की योजना बनाई कि वह इटली की जो सामान्य स्थिति है या इटली की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में जो ऑस्ट्रिया का जितना हस्तक्षेप है, इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसलिए सबसे पहले उसने देखा कि यूरोप की परिस्थितियों को समझा और इंग्लैंड उस समय हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा था यूरोप में, तो उसने फ्रांस से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। इसके लिए जब फ्रांस और रशिया के बीच पोलैंड को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, ठीक है, क्रीमिया युद्ध चल रहा था और 1854 की बात है, तो उसने एक 18,000 की सैनिक सहायता फ्रांस को दी और इसमें फ्रांस की विजय हुई। इससे उसका विरोध भी हुआ इटली के अंदर कि उसे इटली में इस प्रकार से सैन्य सहायता फ्रांस को नहीं करनी थी, लेकिन उसका उससे फ़ायदा भी हुआ। जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद पेरिस सम्मेलन में इटली को या सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद भी उसे इटली को पेरिस समझौते में बुलाया गया और वहाँ पर काबूल ने इटली की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया और इटली की जो समस्या है, उन समस्याओं का सबसे प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया था। तो ऑस्ट्रिया की जो नीति थी, उस नीति को उसने विश्व के सामने रख दिया या अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, यूँ कहे तो ये एक प्रकार से जब ऑस्ट्रिया की विरोध के बावजूद सार्डिनिया को पेरिस सम्मेलन में बुलाया गया, ये एक प्रकार से काबूल की ऑस्ट्रिया पर नैतिक विजय थी। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया ने या काबूल ने समय के साथ फ्रांस के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई और पोलिम्बियर समझौता किया। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन III सार्डिनिया के पास ही प्लोम्बियस नामक स्थान पर आकर ठहरा हुआ था। काबूल को जब इसकी जानकारी मिली तो काबूल सीधा उनसे मिलने के लिए बिना किसी सूचना उन्हें बुलाया भी नहीं गया था, सामने चलकर उनके पास चला गया और
इस प्रकार से उनके साथ उसने समझौते कर लिए कि प्लोम्बियर समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें उसने इस प्रकार की बातें की कि भाई ऑस्ट्रिया है वो बहुत नाराज़ है और मैं आपसे मिलने आया हूँ, इससे भी ऑस्ट्रिया नाराज़ हो सकता है कि वो मुझ पर आक्रमण भी कर दे। तो इस प्रकार से उसने नेपोलियन से या कहें फ्रांस के सम्राट से एक समझौता कर लिया कि अगर ऑस्ट्रिया आप पर आक्रमण करता है तो फ्रांस आपकी सहयोग करेगा। तो जो प्लोम्बियर समझौता था वो एक महत्वपूर्ण समझौता था। उस समझौते के अनुसार जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें यह था कि अगर सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य अगर युद्ध होता है तो फ्रांस सार्डिनिया को 2 लाख की सैनिक सहायता देगा। दूसरी बड़ी बात थी कि अगर ऐसा होता है तो सार्डिनिया नीस और सेवाय के प्रदेश है, नीस और सेवाय के जो प्रदेश हैं वो फ्रांस को देगा। तीसरी शर्त ये थी परमा है, मेडेना है, टस्कनी है, इन राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा और उस नए राज्य का शासन है नेपोलियन का थर्ड के भाई जोरम बोनापार्ट को राजा बना दिया जाएगा, सम्राट बना दिया जाएगा। चौथी जो महत्वपूर्ण शर्त थी उसमें नेपल्स है, सिसिली है, रोम है, ये क्षेत्र मिलकर पोप के अधीन ही रहेंगे और पोप का ही वहाँ शासन रहेगा। अगली जो शर्त थी इसमें सार्डिनिया को लोम्बार्डी और वेनेशिया प्रदेश युद्ध की स्थिति हो जाएगी तो सार्डिनिया को वेनेशिया और लोम्बार्डी प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जो समझौते को स्थायी करने की बात थी, वो ये थी विक्टर इमैनुअल की पुत्री थी, उसका विवाह होना था क्लिथिडे का। तो क्लेथिडे का विवाह फ्रांस के सम्राट के साथ हो गया। इससे फ्रांस और सार्डिनिया की जो सामान्यतः कहें कि उनके बीच जो रिश्ते कायम हो गए, यूँ कहें यानी एक मजबूत संगठन या यूँ कहें कि मजबूत आधार या सहयोगी मिल गया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डिनिया को। इस समझौते के तुरंत बाद सार्डिनिया पिडमांट ने या काबूर ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने ऑस्ट्रिया को भड़काना शुरू कर दिया, अपने समाचार पत्रों में आग उगलना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उसने मश और कराटा प्रदेशों में उपद्रव कराने शुरू कर दिए। इससे स्थिति ये हुई कि ऑस्ट्रिया की वही प्रतिक्रिया होनी थी जैसी कि काबूर चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया को इसकी जानकारी नहीं थी कि उसके पीछे जो पावर है वो फ्रांस का है, क्योंकि उसको एक बड़ी सैनिक सहायता फ्रांस से 2 लाख की सैनिक सहायता उसे फ्रांस से मिलने वाली है। अतः ऑस्ट्रिया को इसकी जानकारी नहीं थी। ऑस्ट्रिया ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया और 23 अप्रैल 1859 को उसने एक अल्टीमेटम दिया 3 दिन का, कहा कि आप इस प्रकार का नहीं करें, ये जो मस और कराटा वाले क्षेत्रों में आप उपद्रव को सहयोग कर रहे हैं इसमें नहीं करें, नहीं तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहें। तो काबूर तो ये चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा लगे कि काबूर बचाव कर रहा है जबकि ऑस्ट्रिया उस पर आक्रमण कर रहा है, इसलिए फ्रांस उसका सहयोग करना स्वाभाविक था। अतः जब उसने ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस ने सार्डिनिया की सहायता के लिए सेना भेज दी और अंततः ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। और ऑस्ट्रिया के पराजित होने के साथ ही विला फ्रैंका की एक संधि होती है, युद्ध विराम संधि। विला फ्रैंका की संधि फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के मध्य हुई। ये संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी को हुई
और इस संधि में कि जो मुख्य शर्तें थी उसमें जो हमने देखा कि प्लोम्बियर समझौते के तहत ही जो समझौता था उसी के तहत ही अगला समझौता होना था। तो ठीक वैसे ही जो बात हुई थी परमा, मेडोना, टस्कनी, ठीक है, इन क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया और जोरम बोनापार्ट को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया। दूसरी, लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिला, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को मिला, जबकि प्लोम्बियर समझौते के तहत सार्डिनिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया चाहता था, लेकिन वेनेशिया ऑस्ट्रिया को मिला। इससे सार्डिनिया को गहरा धक्का लगा, काबूल को दुख हुआ उसका। तीसरा, चौथा है पोप का राज्य बना वैसे ही बना रहा जैसी बात हुई थी और पोप के अधीन ही एक इटली का संघ बनाया गया। इस संधि की सीधी सी बात थी कि काबूल को निराशा हाथ लगी क्योंकि उसे वो क्षेत्र नहीं मिले, तो काबूल ने इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन विक्टर इमानुएल ने यहाँ पर बड़ी उदारता दिखाते हुए बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय या यूरोप के देशों के साथ, फ्रांस के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसका उसे थोड़े समय बाद लाभ भी मिला। और एक के बाद एक जब आगे इसी विला फ्रैंका की संधि में जब आगे फ्रांस और सार्डिनिया ज्यूरिख में मिले, तो ज्यूरिख की संधि से में हस्ताक्षर होने के साथ इस विले फ्रैंका की संधि को एक मान्यता प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से पहले चरण में मेडोना, टस्कनी, परमा, मेडोना, टस्कनी इन राज्यों का एक स्वतंत्र संघ बना। पोप के राज्य के अधीन, पोप के अधीन एक संघ बना। साथ ही सार्डिनिया में लोम्बार्डी का विलय, ये पहला चरण था इटली के एकीकरण का। दूसरे चरण में जनमत करवाया गया। जो परमा है, टस्कनी है, मेडोना है, इन क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य बनाए गए। तो अब हमने देखा कि इससे निराशा लगी इटली को, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा। उदारवादी विचारों के साथ उसने फ्रांस के साथ अच्छे स्थिति बना के रखी। इंग्लैंड उस समय यूरोप में हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा था। ऐसी स्थिति में काबूल ने फ्रांस के साथ मिलकर अपनी परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया उसने और फ्रांस को कुछ प्रादेशिक लाभ देने की बात कह के जनमत करवाने की सहमत कर लिया फ्रांस को। इंग्लैंड भी उसके साथ था अप्रत्यक्ष रूप से। तो इंग्लैंड और फ्रांस के सहयोग से, मुख्यतः फ्रांस के सहयोग से, इंग्लैंड तो वहाँ पर हस्तक्षेप की नीति के अनुसार चल रहा था। तो काबूल ने फ्रांस को प्रादेशिक लाभ दिया गया कि आप परमा, टस्कनी इन क्षेत्रों को जो बनाया गया, संघ बनाया गया था, इन पर जनमत करवाया जाए और नीस और इसके बदले नीस और सेवाय के प्रदेश हैं वह प्रदेश फ्रांस को दे दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस प्रादेशिक लाभ लेने के लिए उसने परमना है, टस्कनी है, मेडोना है, बोलाग्ना है, रोमाग्ना है, इन क्षेत्रों में जनमत करवाने की बात हुई, क्योंकि इन क्षेत्रों में काबूल ने विद्रोह करवा दिया कि वो इटली के साथ मिलना चाहते हैं। क्योंकि इटली, जब हमने देखा कि विले फ्रैंका की संधि के तहत इटली में ऑस्ट्रिया में वेनेशिया को मिला दिया गया और इटली में सामान्यतः लोम्बार्डी को मिलाया गया। और तो अब ये जो परमा है, टस्कनी है, मेडोना है, रोमाग्ना है, बुलाग्ना है, विया कैंजा है, ये लोग भी चाहते थे कि उनका, वहाँ के लोग चाहते थे कि उनका इटली के साथ विलीनीकरण हो। अतः यहाँ पर विद्रोह हो गया। अंततः वहाँ पर
जनमत करवाया गया। मार्च 1860 को इटली के इन क्षेत्रों पर जनमत संग्रह करवाया गया। इसमें परमा है, मेडोना है, टस्कनी है, बुलागना है, वियोकेंजा है। इन क्षेत्रों की जनता ने इटली के साथ एकीकरण होने पर अपना मत दिया। साथ में नीस और सेवाय के प्रदेश की जनता ने फ्रांस के साथ मिलने को स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार इटली में परमा, टस्कनी, मेडोना, रोमाग्ना, बोलाग्ना, वियोकेंजा को मिलाकर इटली में मिला दिया गया और नीस और सेवाय के प्रदेश फ्रांस में मिला दिए गए। नीस को जब फ्रांस में मिला दिया गया तो गैरिबाल्डी को इससे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि गैरिबाल्डी नीस से ही आता था। तो अब उसे एक के बाद एक नीस को इटली में मिलाना था। तो अगले चरण में हम इटली में इन क्षेत्रों के विलय पर बात करेंगे। तो ये दूसरा चरण इटली के एकीकरण का पूर्ण हुआ। तीसरे चरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जिसमें नेपल्स और सिसिली वाले क्षेत्रों को तीसरे चरण में मिलाया गया। तो गैरिबाल्डी जब नीस को फ्रांस के साथ मिला दिया तो गैरिबाल्डी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि गैरिबाल्डी नीस वाले क्षेत्र से ही आता था। गैरिबाल्डी बचपन से ही सामान्यतः इटली के समर्थन गणतंत्रवादी विचारों से प्रेरित था और इटली में गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। क्रांतिकारी विचार का देन था। यंग इटली का सदस्य बना, वह कार्बोनरी संस्था का भी सदस्य बना। उसे विद्रोह भी किया उसने, वह पकड़ा गया, मृत्युदंड दिया गया, लेकिन वह भाग निकला। बहुत सारे उसने यूँ कहेंगे इस भागने के क्रम में उसने बहुत सारी जो गुरिल्ला युद्ध पद्धतियाँ हैं, एक से एक बहुत सारी सैनिक गतिविधियों को उसने अध्ययन किया, सीखा और उसने एक दल भी बनाया था अपना, लाल कुर्ती दल या रेड शर्ट। तो ऐसी स्थिति में उसने 1000 अपने स्वयं सेवकों के साथ वह नेपल्स और सिसिली जीतने के लिए चल दिया। और नेपल्स और सिसिली के शासक विदेशी थे। मेजेनी भी चाहता था, फ्रांसिस भी चाहता था, क्रेस्ची भी चाहता था, गैरिबाल्डी भी चाहता था कि इन क्षेत्रों में विद्रोह करके उनको जीत लिया जाए। और ये कार्य किया जूसेप्पे गैरिबाल्डी ने। इटली के एकीकरण में काबूल के बाद सबसे बड़ा योगदान जूसेप्पे गैरिबाल्डी का को जाता है। उसने 5 मई 1860 में सिसिली पर आक्रमण कर लिया और उसे जीत लिया। जब उसने सिसिली को जीत लिया तो इधर इटली के एकीकरण का कार्य करने वाले काबूल और विक्टर इमैनुअल भी उससे एकदम से चिंतित हो गए कि क्योंकि गैरिबाल्डी लोकतंत्र का समर्थक था जबकि काबूल राजतंत्र का समर्थक था। तो ऐसी स्थिति में वो समझ रहे थे कि अगर उसने कहीं रोम पर आक्रमण नहीं कर दिया तो जो पूरा यूरोप उसके, क्योंकि रोम एक धार्मिक क्षेत्र था कैथोलिक चर्च का, और पोप पर आक्रमण करना यानी फ्रांस के खिलाफ संघर्ष है। तो ऐसी स्थिति में वो चिंतित भी हुए और फिर विक्टर इमैनुअल अपनी सेना के साथ नेपल्स विजय के लिए निकला और वहीं उनके और जूसेप्पे गैरिबाल्डी के बीच मिलन भी हुआ उनका। लेकिन जूसेप्पे गैरिबाल्डी ने देखा एक बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया जूसेप्पे गैरिबाल्डी का कि वे लोकतंत्र से गणतंत्र विचारों से वे राजतंत्र विचारों की ओर प्रस्थान कर जाना। जब वो मिले तो उसने सम्राट स्वीकार कर लिया विक्टर इमैनुअल को और कहा मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रहा था, आइए आप हमारे इटली के सम्राट हैं और इटली का एकीकरण कीजिए, गैरिबाल्डी आपके साथ है। तो इस प्रकार विक्टर इमैनुअल ने, गैरिबाल्डी, काबूल ने नेपल्स और सिसिली को विजित किया। ये इटली के एकीकरण का तीसरा चरण कंप्लीट होता है। चौथे चरण में वेनेशिया पर अधिकार। चौथे चरण में सामान्यतः ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच संघर्ष हुआ था। जब हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था तो पर्शिया ने एक
एक गुट बनाया था, उसमें ऑस्ट्रिया के खिलाफ उसने सार्डिनिया को साथ समझौता किया था कि जब पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होगा तो आप पर्सा पर आक्रमण कर दें और उसके बदले आपको वेनेशिया का प्रदेश मिल जाएगा। अतः जब पर्सा ने, बिस्मार्क ने जब ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया तो उसके साथ ही उन्हें जो पर्सा और ऑस्ट्रिया की जब संधि हुई थी, प्राग की संधि, उस प्राग की संधि में वेनेशिया है वो सार्डिनिया को मिल गया। तो इस प्रकार चौथे चरण में सार्डिनिया है वह इटली के साथ विलीन हो गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का चौथा चरण कंप्लीट हुआ। पांचवें चरण में रोम का विलय होता है इटली में। रोम एक धार्मिक क्षेत्र था, पोप का निवास स्थान था, कैथोलिक चर्च और ईसाई धर्म के प्रमुख धर्माधिकारी पोप वहीं बैठते थे और उसकी सैनिक सहायता, उसके जो सेना जो उसकी सुरक्षा करती थी वह फ्रांस की सेना थी। और जब फ्रांस और पर्सा के मध्य युद्ध हुआ तो फ्रांस ने पूरी ताकत लगा दी पर्सा को पराजित करने के लिए। इसलिए रोम में जो सैनिक फ्रांस के पोप की सुरक्षा में लगे थे उसको भी उसने पर्सा के युद्ध में फ्रांस ने बुला दिए। और दुर्भाग्य ये रहा कि फ्रांस पराजित हो गया। और जब फ्रांस पर्सा से पराजित हो गया तो उधर जर्मनी का एकीकरण भी पूरा होता है, इधर रोम में कोई सेना नहीं होती है। ऐसी स्थिति में काबूल अपनी सेना लेके रोम पर अधिकार कर लेता है। पोप का राज्य रोम वाला क्षेत्र बना रहता है। पोप को इटली की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। और इस प्रकार पांचवें चरण में इटली में रोम का विलय हो जाता है बिना किसी संघर्ष के, क्योंकि जो सुरक्षा सेना थी वो फ्रांस की थी और फ्रांस युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना को पर्सा के खिलाफ काम में ले लिया और फ्रांस पराजित हो गया। वहाँ कोई सैनिक सहायता थी नहीं रोम के पास। अतः इटली का एकीकरण में रोम के विलय के साथ ही इटली का एकीकरण पूरा हुआ और एक के बाद एक रोम की संयुक्त इटली की राजधानी बना। और 12 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल द्वारा संयुक्त इटली की संसद का उद्घाटन किया गया। फिर लॉ ऑफ पेपल गारंटीज, जिसमें इटली की संसद ने एक कानून पारित करके जिसमें पोप के निवास स्थान के आसपास के क्षेत्र में पोप को एक स्वतंत्र राज्य दे दिया गया, उसे राजदूत नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। और इस प्रकार की स्थिति से पोप की स्थिति भी मजबूत बनी रही, साथ ही साथ शासक की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई और रोम इटली की राजधानी बना। इस प्रकार अगर देखें तो इटली जैसा एक देश इस भूखंड पर नहीं था, लेकिन जर्मनी और इटली का एकीकरण निस्संदेह एक ऐसी घटना थी विश्व के इतिहास की कि जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के राष्ट्र राज्य उदय होंगे। लेकिन आज हम जिन इटली और जर्मनी को पढ़ते हैं या देखते हैं विश्व के मानचित्र पर, यह 1871 से पूर्व फ्रांस की क्रांति के बाद की घटनाएं हैं, जिसके कारण ये राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। और आगे चलकर इन्हीं राष्ट्र राज्यों में जो आगे की घटनाओं को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इनके अंदर जो गुप्त संधियाँ, समझौते जो हुए, लोहे और रक्त की नीति हुई, सैनिक गुटबंदियाँ हुई, यही आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली का ये चरण एकीकरण पूरा हुआ। इटली के प्रथम चरण में अगर हम देखें तो इटली को लोम्बार्डी मिलता है। दूसरे चरण में हम देखते हैं जनमत होता है, जिसमें हम देखते हैं पर्मा, मेडोना, टस्कनी, रोमाग्ना, बोलाग्ना, वियोकेंजा, इनमें जनमत करवाया जाता है और दूसरे चरण में इनका विलय होता है। तीसरे चरण में हम देखते हैं
तो नेपल्स और सिसिली में विद्रोह होते हैं और गैरिबाल्डी नेपल्स और सिसिली पर अधिकार कर लेता है। चौथे चरण में वेनेशिया प्राप्त होता है। ऑस्ट्रिया और पर्सा के युद्ध के साथ ही प्राग की संधि के साथ सार्डिनिया को, और पांचवें चरण में रोम पर अधिकार और रोम का विलय, और रोम इटली की राजधानी बनती है। इटली का एकीकरण पूर्ण होता है। 12 जून 1871 को इटली की संसद का उद्घाटन होता है और विक्टर इमैनुअल इटली के सम्राट बनते हैं। ये था इटली के एकीकरण की घटनाएं या विविध चरण।